हेलो फ्रेंड, स्वागत है एमपी क्लासेस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। एमपी सब इंजीनियर मैथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम 6 अप्रैल 2016 के मॉर्निंग शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। इसके पहले हम 4 अप्रैल का 5 अप्रैल का करा चुके हैं। अगर ये नहीं किया है तो जाके उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। और 2016 में इसके बाद सिर्फ एक ही शिफ्ट बचेगा, जो कि 6 अप्रैल 2016 का सेकेंड शिफ्ट होगा। उसके करने के बाद 2016 के सारे शिफ्ट का एनालिसिस हो जाएगा। देन 2017 के शिफ्ट का एनालिसिस होगा, 2018 का और 2020 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है A and B has marbles in the ratio of 1:3 and B and C has marbles in the ratio of 9:1. If they have altogether 130 marbles with them, then find the number of marbles with A. तो कुछ मार्बल्स हैं ABC के पास जिनका रेशियो दिया हुआ है, और बताना टोटल मार्बल्स की संख्या बता दिया है, और बताना है कि ए के पास हमारा कितना मार्बल्स होगा। तो रेशियो दिया हुआ है, सबसे पहले रेशियो निकाल लेंगे। देखिए, ए एंड बी इनका रेशियो दिया हुआ 1:3 दिया हुआ है, और बी और सी का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ 9:8। तो हम एबीसी का रेशियो निकाल लेंगे। तो एबीसी का रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ए बी का रेशियो और बीसी का कितना है 9 रेशियो। तो इसके नीचे 9 और ये 1 कर देंगे। अब जो खाली स्पेस यहाँ पास जो बचा होता है उसको उसके बगल वाली संख्या को शिफ्ट कर देते हैं। तो ये बगल वाली शिफ्ट होगी तो यहाँ 3 होगा, और ये 9 जो था यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ 9 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 9 9 हो जाएगा। रेशियो 9 का 3 में करेंगे 27 हो जाएगा, और इसका 3 में करेंगे 3 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 9 और 1, ये रेशियो आ गया ए बी और सी का। ठीक है, अब कहता है कि इन तीनों के पास जो मार्बल्स की संख्या है वो है 130 तीनों को मिला के। तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो 3 प्लस 9 प्लस 1, 3 प्लस 9 प्लस 1 बराबर 130 है। एक बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो चलिए 13 बराबर 130 है। एक बराबर हो जाएगा, कट जाएगा 10। अब पूछा है ए के पास कितने संगमरमर है मार्बल से। तो ए कितने पार्ट थे, ए के पास 3 पार्ट था। तो 3 पार्ट थे, एक पार्ट बराबर 10, तो 3 पार्ट बराबर 10 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 30। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 bells tolls at an interval of 2, 4, 6, 8 and 12 minutes respectively. If all bells tolls together at 10 a.m. then how many times they will be told together from 10 a.m. to 12 noon. ये कह रहा है कि 5 घंटियां हैं जो इतने इतने यानी कि 2, 4, 6, 8 और 12 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। और पहली बार जो बेल बजी थी 10 AM पे बजी थी। देखिए 10 AM पे एक बार बेल बज चुकी है, ठीक है, फर्स्ट टाइम से बेल बज चुकी है। अब ये कह रहा है कि ये जो 2, 4, 6, 8, 12 है मिनट में जो घंटियां बज रही हैं, तो ये 10 और 12 के बीच में कितनी बार बजेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इनके लिए क्या करना पड़ता है, इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम इनका कितना होगा, देखिए एलसीएम निकालने के लिए दो मेथड होते हैं, या तो इनके फैक्टर करके निकाल लो, या फिर इन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या हो उसको देखेंगे कि उसमें सारों का भाग चला जाए। जैसे हमारे यहाँ पास 12 है, 12 में देखेंगे सब डिवाइड हो जाएंगे। देखो 2 से तो डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड होगा 12, 6 से भी 12 डिवाइड होगा, पर 8 से 12 नहीं डिवाइड होगा, या 8 दूनी 16 होता है। ठीक है, तो हम इस 12 का मल्टीपल देखेंगे। 12 का मल्टीपल क्या होगा, 24 होता है। अब देखें 24 से सारे डिवाइड हो जाएंगे,
2 तो होगा ही, 4 भी होगा, 6 भी होगा और 8 का भी हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम जो आ जाएगा वो 24 आ जाएगा। 24 यानी कि 24 अंतराल मिनट, मिनट था वो, 24 मिनट के अंतराल में एक बार बेल बजेगी, एक बार 1 टाइम्स बेल बजेगी। अब देख रहे हैं 10 AM टू 12 नून, इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 2 घंटे का। 10 से 12 के बीच 2 घंटे का डिफरेंस है। अब 2 घंटे का है, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 120 मिनट। देखिए 120 मिनट हम देखेंगे कितनी बार बेल बजेगी। 24 मिनट में एक बार बजती है, तो 120 बार देखने के लिए तो डिवाइड बाई 24 कर देंगे, तो ये होगा 5 बार। 5 बार बेल बजेगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल कितनी बार बजेगी। 10 से 12 के बीच में तो बजेगी 5 बार, पर एक बार पहले ही बज चुकी थी 10 बजे। ये टोटल हो जाएगी 5 + 1 6 बार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD इज 5/6 of its length. Perimeter of the rectangle ABCD is 1320 centimeter. What is the area of rectangle ABCD? कोई रेक्टेंगल दिया हुआ है, मान लो ये एक रेक्टेंगल है ABCD। इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ। देखो पेरीमीटर परिधि क्या होती है कि मान लो हम किसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और उसका चक्कर लगाते 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 उसी पॉइंट पे आ जाते, ये इसकी परिधि होती है। तो इसकी परिधि कितनी दी है? तो इसकी परिधि दी हुई है 1320। तो रेक्टेंगल के लिए परिधि क्या होगी? मान लो इसकी ये एक्स या फिर ए और बी, ए और बी, लेंथ ए है, विड्थ बी है, तो परिधि के एक एक यहाँ पास मिलेगा और एक ये वाला, एक भी यहाँ है और एक बी यहाँ है, तो इसकी जो परिधि हो जाएगी 2A + B, लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। एंड क्वेश्चन में कहा गया ब्रिड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5/6 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, तो इसके लिए ब्रिड्थ कितनी है? ब्रिड्थ है, ब्रिड्थ को हमने क्या माना है? बी माना है। ठीक है, ब्रिड्थ कितनी है? 5/6 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ। लेंथ को हमने ए माना है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखिए इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपल कर लेंगे पहली वाली को, तो ये हो जाएगा 660। ठीक है, तो यहाँ पास हमारे पास है A + B बराबर 660। B बराबर क्या है? 5/6 टाइम्स ऑफ A, तो ये हो जाए 5/6। B की बार B दिया हुआ है तो यहाँ A हो जाएगा, सॉरी A + 5/6 A। ठीक है, 660। इसको जब हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये 6 इधर जाएगा, तो ये 6A + 5A बराबर एलसीएम लेने पे एक 6 का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 660 मल्टीप्लाई बाई 6। अब देखिए 6 × 5 = 11, देखिए बस कर ले रहे हैं तो जगह कम, तो 11A बराबर हो जाएगा 660 × 6। 6 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, टाइम बचत होगा। A बराबर हो जाएगा, जब इसको हम काटेंगे तो 11, ये 60 × 6 होगा। A बराबर हमारे पास वैल्यू आ गई, तो ये हो जाएगा भी, कर दो 360, यानी कि हमारे पास जो लेंथ आ गई 360 आ गई। विड्थ निकाल लेंगे, विड्थ बराबर क्या? 5/6 ऑफ ए, यानी कि लेंथ का, तो 5/6 × 360, तो 6 से कटेगा 60, यानी जो विड्थ आ गई हमारी 300 आ गई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? देखिए रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है। लेंथ हमारी कितनी थी? 360 थी, विड्थ कितनी थी? 300 थी, तो जब इसका मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 000 है, 8 6 18, एक बचा, और 3 3 9 1 10, ऐसा कहीं है? हाँ ये देखो बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट लग, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं कुछ अच्छा सा। देखिए ट्रायंगल
ABC is a triangle. The sum of all interior angle of a triangle ABC is 180 degree. The difference between A and B and C are 30 degree each. What is the value of A by C? A बाई सी की हमें फाइंड क्या करना है? सबसे पहले ये समझो, A बाई सी को हमें फाइंड करना है, क्या होगा? कोई भी ट्रायंगल है ABC, देखिए ट्रायंगल के तीनों अंदर के जो कोण होते हैं उसका सम होता है 180 डिग्री, हमेशा होता है। क्वेश्चन में बोला वो 180 डिग्री है, ठीक है। अब कह रहा है, ये मान लो ये A है, ये B है और C है। अब कह रहा है A माइनस बी, द डिफरेंस बिटवीन A माइनस बी एंड B माइनस सी बोथ 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ A माइनस बी बराबर 30 डिग्री है एंड B माइनस सी बराबर कितना है? 30 डिग्री। और तीनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो A प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसके A की वैल्यू निकाल लेंगे। A बराबर हो जाएगा 30 प्लस बी, और यहाँ से हम निकाल लेंगे C की वैल्यू। तो ये हो जाएगा, देखिए B को इस साइड करेंगे, माइनस C इक्वल टू 30 माइनस बी, और माइनस हटाएंगे तो B माइनस 30, ठीक है। ये अब इस इक्वेशन में पुट, हम ये आप क्या करेंगे कि इनकी जो वैल्यू निकाले हैं इस वैल्यू में पुट करेंगे। तो A बराबर हमने क्या निकाला है? A बराबर आया था 30 प्लस बी, ठीक है। B पुट ही रहेगा। C बराबर क्या आया है? B माइनस 30 बराबर 180 डिग्री। 30 कट जाएगा और यहाँ 3B बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। तो B बराबर कितना होगा? डिवाइड कर देंगे 60 डिग्री। B की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, तो यहाँ से हम A की वैल्यू निकालेंगे। A बराबर था 30 प्लस बी, तो A बराबर 30 और B बराबर 60 था, तो ये होगा 90। C की वैल्यू निकालेंगे। C बराबर होगा B माइनस 30 था, B बराबर 60 था और माइनस 30, तो C की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। हमें चाहिए क्या था? A बाई सी चाहिए था। A कितना है? 90, और C कितना है? 30। C बराबर 30 है, तो इसको डिवाइड करेंगे, ये 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन निकालना है e की पावर 5 log e x का dx। तो देखिए जब भी ऐसा लिख के आ रहा है, यहाँ पास कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 5 log x, ये इसका बेस है का dx निकालना है। तो log की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी a log b होता है तो हम इसको लिख सकते हैं log b की पावर a, ठीक है। हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पास क्या था? ये था 5 log x था, इसका बेस ही था। तो ये हो जाएगा, ये वाला उसकी पावर में चला जाएगा, तो log e x की पावर 5। तो हमारे यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब जाएंगे e की पावर, ये था log e x की पावर 5, ये बेस है और ये e है, इसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ log की प्रॉपर्टी है। और x की पावर 5 का हम इंटीग्रेशन निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर 6/6 प्लस c। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला भी लिखे दे रहा हूँ इसका। x की पावर n का जब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is 75% of 40% of 25% of 50% of 12,000, ठीक है। 12,000 का इतने परसेंट का निकालना है। तो जब भी यहाँ ऑफ दिया होता है, जहां पास भी ऑफ दिया होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, गुणा उसका मतलब होता है। तो 75, इसको परसेंटेज हम तोड़ देंगे, चलिए पहले लिख ही देता हूँ। परसेंटेज इंटू 40% इंटू 25% इंटू 50% इंटू
12,000। ठीक है, तो परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 आया, 40 के नीचे 100 आया, 25/100 इंटू 50/100 इंटू 12,000, 12,000। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सिंपली कर लेंगे, 25 से कट करेंगे इसको, 25 या 75, 25 चौको से, इसको 1010, 2 से 4 और 5, 25 से 4, 50 से 2। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 3/4 इंटू 2/5, 1/4 इंटू 1/2 इंटू 12,000। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 5 और 2 10, 1 0 ये कट हो गया, 4 से 3 बार जाएगा, 2 0 इधर है। ठीक है, और यहाँ से देखिए 2, ये 2, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 900 अपॉन ये 2, ये वाला, ये होगा 450। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक है, बी नंबर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आयोग ने कैंसिल कर दिया है, कुछ क्वेश्चन में कुछ गलत होगा इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। श्याम जो है एक ट्रेडर मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 30% बट अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क अप प्राइस, व्हाट इज परसेंटेज डज ही गेन। कह रहा है कि श्याम को ट्रेडर्स है, वो जो उनके पास गुड होता है उसको 30% ऊपर जो मार्क प्राइस करता है, नोट करता है कि मान लो किसी चीज का 100 है, उस पर 130 मार्क प्राइस लिख देता है और उस पर डिस्काउंट कर देता है 10% का। यानी कि सीपी था, कास्ट ऑफ प्राइस होता है, उस पर उसने मार्क प्राइस कुछ एक्स्ट्रा कर दिया, लिख दिया, और इस मार्क प्राइस पे वो डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो मान लो सीपी कास्ट ऑफ प्राइस कितना था, 100 था, इस पे उसने कितना परसेंट ज्यादा लिखा है, 30%, 30% उसने ज्यादा लिए, तो मार्क प्राइस कितना होगा, 130। अब कह रहा है कि इस मार्क प्राइस में 10% का डिस्काउंट करेंगे, तो -10 करेंगे 10%, तो 10% इसका कितना होता है, 130 का 10% 13, एक जीरो हटा देंगे, 100% 130 है तो एक कटाएंगे तो 10 हो गया, तो 10% हो गया 13, तो इसमें 13 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, सॉरी डिस्काउंट दिया तो 13 को हमें घटाना पड़ेगा, तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। यानी कास्ट ऑफ प्राइस हमारी 100 थी, उसने जो बेचा है वो 117 पे बेचा है, तो उसको प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ, वो 17% का हुआ। The position vector of points PQRS are A, B, 2A plus 3B and A minus 2B respectively. Which of the following is the position vector of S and Q? एस एंड क्यू का हमें बताना है पोजीशन वेक्टर क्या होगा। ये पोजीशन वेक्टर जो होता है वो हमेशा ओरिजिन के सापेक्ष होता है। तो मान लो ये देखो, मान लो ये ओरिजिन है, समझाने के लिए ओरिजिन है, ये 0 और ये ए है, ये ए नहीं ये पी है। ठीक है, यहाँ पी दिया हुआ है तो ये पी मान लो, तो पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। ठीक है, एक पोजीशन वेक्टर हो, तो मान लो ये पी है, यहाँ पास मान लो कोई पॉइंट क्यू है, यहाँ पास कोई पॉइंट आर है और ये एस है, इन सब की वैल्यूज दिया हुआ है। बताना क्या पोजीशन वेक्टर एस ऑन क्यू, एस क्यू ये बताना पोजीशन वेक्टर हमें, एस और एस से क्यू, सॉरी ये एस से पी था, सॉरी ये नहीं एस से पी, एस क्यू बताना है, तो एस से क्यू ये जो वेक्टर था हमें इसके बारे में बताना है, एस से क्यू का। एस बराबर क्या था, तो पोजीशन वेक्टर जो होगा, देखिए पोजीशन वेक्टर एस क्यू बराबर होगा क्यू वेक्टर माइनस एस, तो क्यू बराबर क्या है, बी है, बी है, माइनस एस बराबर क्या है, ए माइनस 2b। ठीक है, तो b माइनस ए और प्लस 2b, तो ये होगा 3b माइनस ए।
तो ये अपना कौन सा है, 3b माइनस है, सी ऑप्शन को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ वॉकिंग स्पीड ऑफ Anand and Vimal is 3:4. The time taken by Anand to cover 4 kilometers is 72 minutes. What is the time taken by Vimal to cover a same distance of 4 kilometers? देखिए स्पीड का रेशियो दिया हुआ और टाइम दिया हुआ, तो हमेशा एक बात दिमाग में याद रखना, जो टाइम होता है वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको तो हमेशा ही याद करके रखना, ठीक है। तो देखिए स्पीड का रेशियो दिया हुआ है आनंद एंड विमल, एस बी, ठीक है। ऐसे हम आनंद की स्पीड मान लेंगे, एस बी मान लेंगे, विमल की। ये स्पीड है 3:4। तो टाइम का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, टाइम का रेशियो इसका जस्ट उल्टा है, तो जस्ट उल्टा कर देंगे, तो टाइम ऑफ आनंद एंड विमल, तो 4:3 हो जाएगा, जस्ट उसको उल्टा हो जाएगा, रिवर्स होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब कह रहा है कि विमल जो है, विमल क्या है, आनंद जो है, आनंद 4 किलोमीटर कवर करने के लिए लेता है कितना, 72 मिनट। तो ये 4 पार्ट टाइम ही दिया है, टाइम हमने निकाल लिया, टाइम का रेशियो टाइम दिया था, 4 पार्ट बराबर है 72, 4 पार्ट बराबर है 72, तो 1 पार्ट बराबर कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो 4 से। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एक बार गया और ये गया 8 बार। तो अब ये जो 18 आया, 18 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो हमें इसका टाइम आ जाएगा, विमल कितना समय लेता है, तो वो डिस्टेंस सेम है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 54, तो 54 मिनट जो होगा वो विमल समय लेगा तय करने को 4 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10,000 यानी कि 10,000 इन्वेस्टेड विथ ए नेशनलाइज्ड बैंक बिकम 20,000 in just 11 year at the R% rate of simple interest, then the rate बताना है कि क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से तो प्रिंसिपल था कितना, 10,000 था, एंड अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 20,000। जब अमाउंट 20,000 हो गया और प्रिंसिपल 10,000 है, तो इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट होगा हमारा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 10,000 हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट ये फॉर्मूले में सीधी वैल्यू पुट कर दो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, ठीक है। तो 10,000 का हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट था, 10,000 का प्रिंसिपल भी था, तो ये कट जाएंगे, रेट हमें निकालना था, टाइम दिया है 11 साल अपॉन 100, तो जो रेट हो जाएगा उसके क्या हो जाएगा 100/11, तो इसको जब निकालेंगे ये आ जाएगा 9% के, 9.09%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग। ये बहुत डेटा दिया हुआ है, इसका हमें मोड बताना है। तो देखिए 3 टर्म्स है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मोड, मीन एंड मीडियन, ठीक है। मोड क्या होता है, मोड होता है जो नंबर मैक्सिमम रिपीट हो रही हो, मैक्सिमम रिपीटेड नंबर, ओके, ये मोड होता है। मीन क्या होता है, मीन के लिए क्या करते हैं कि जो सम नंबर्स हैं इन सब नंबरों का हम सम कर लेंगे, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, जितने नंबर्स हैं, ठीक है, टोटल नंबर्स। एंड मीडियन क्या होता है, देखिए मीडियन के लिए जो नंबर दिया होता है उसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में रख लेते हैं, कि बढ़ते क्रम में रखेंगे, और उसके बाद जो बीच वाला नंबर होगा वो हो जाता है मीडियन। तो यहाँ पास क्वेश्चन में मोड पूछा है, तो देखो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट हुई है, 10 जो है कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3, 3 बार हुआ है। इसके बाद 21, 21 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 टाइम्स 26 रिपीट हुआ है। एंड 12 कितनी बार हुआ है, 1
यानी कि 1 2 2 टाइम्स हो गया। उसके बाद कौन सी नंबर बची, 10 तो हो ही गया, 21 21 13, ये भी एक ही बार हुआ, तो सब मैक्सिमम रिपीट कौन हुआ है, 21 हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अनबाइस्ड डाइस D1 and D2 are rolled and number appearing on the uppermost face is not as noted as S1 and S2 respectively. What is the probability that S1 plus S2 greater than 10? देखिए कह रहा है कि दो पासे हैं, उनको हम रोल करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि उनका जो अपर मोस्ट फेस होगा, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर होगी उनके फेस पे, उनका जो सम होगा, ठीक है, S1 प्लस S2 ग्रेटर देन 10। तो देखिए इसके लिए प्रोबेबिलिटी जो होती है, हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो भी हमें निकालना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स डाइस के केस में क्या होता है, 6 की पावर n। n होता है कि कितने डाइस को हमने रोल आउट किया है, तो यहाँ पास 2 डाइस को किया है, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2, यानी कि 36 हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब कह रहा है फेवरेबल आउटकम्स। देखिए जब भी 2 डाइस 3 डाइस को फेंका जा रहा है, मैं उसके लिए एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि आपको उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने, देखिए ये इस क्वेश्चन में तो दिमाग लगाना नहीं था, आसानी से हो जाता है, पर अदर्स में जो कुछ और पूछता तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पास सम लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पास सम लिख लो, और ये जो बीच का पोर्शन छोड़ो, ये हो जाएगा जो भी इवेंट्स हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो सम के लिए देखिए 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल ऐसे ही लिखना, यहाँ 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इस बात को समझो, यदि कह देता क्वेश्चन में कहता सम सम दो आने के कितने तरीके हैं, तो एक तरीके है, इसको समझ लो तरीके, ठीक है। यदि बोलता दो पासों को फेंका जाता है और सम 5 आने के कितने तरीके, सम 5 क्या है, सम यहाँ 5 है तो 4 तरीके हैं। सम ये अच्छा यहाँ 11 था। यदि बोलता सम 10 आने के कितने तरीके, तो 10 यहाँ, तो 10 के लिए ये तरीके कितने हैं, 3 तरीके हैं ये, ठीक है, समझ गए। बस अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो अभी यही समझ में, सम जो है 10 से ज्यादा आने के, 10 से ज्यादा यानी कि 11 और 12, तो 11 आने के कितने तरीके, 2, और 12 आने के कितने तरीके, 1, तो 2 प्लस 1 3, यानी कि हमारे पास 3 तरीके होंगे, तो प्रोबेबिलिटी निकाल दो। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितना आ गया, 3, टोटल नंबर कितना 36 था, ये होगा 1/12 3 36, 1/12 है, हाँ ये। इसी मेथड से कीजिएगा तो काफ़ी आसान होगी, और प्रोबेबिलिटी के लिए मैं एक वीडियो अलग से ले आऊँगा, जिसमें क्या है कि आजकल ईवी जो है ना, वो कॉइन्स पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बना रहा है कि एक कॉइन के मतलब 4 कॉइन को कर रहा है, 5 कॉइन को कर रहा है, 2 कॉइन तक तो ईजी होता है, 3 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, 4 बोल देता है तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और इस डाइस में भी 3 डाइस 4 डाइस कर रहा है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा और बेहतरीन तरीके से, इसी ट्रिक तरीके से उनको समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S denoted the sum of two roots and P denoted the product of two roots of equation 3x square minus 6x plus 4 equal to 0. What is the value of S minus P? देखिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, इसके लिए जो सम ऑफ द रूट होता है, सम ऑफ द रूट होता है अल्फा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। इसको हमेशा याद करके रखना कि इस पे क्वेश्चन बन ही जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इसमें डायरेक्ट ही बना हुआ है।
अल्फा एंड बीटा टू रूट्स हैं देन, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, एस डिनोट द सम ऑफ द टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, तो सम एस हम निकाल लेंगे, सम टू रूट का सम क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, इसमें बी की वैल्यू क्या है, यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, बी की वैल्यू है -6, तो ये होगा -6 बाई ए बराबर क्या हो जाएगा 3, वैल्यू पुट कर लेते हैं यहीं से, चलो ये कर दे, इसे ये हो जाएगा ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। तो जो एस की वैल्यू आ गई प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 आ गई, एंड पी बराबर प्रोडक्ट है तो सी बाई ए, सी का मान कितना था 4 था, ए का मान कितना है 3 है, ठीक है 4/3। फाइनल क्वेश्चन क्या है, एस माइनस पी, एस 2 है और पी है 4/3, एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6, माइनस 3 नीचे था तो ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये 3 नीचे आया, ये होगा 2/3, 2/3 इसका आंसर हो जाएगा ये। आज की वीडियो में इतना ही, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो 2016 का है मैथ के क्वेश्चन का लास्ट पार्ट लेके आएंगे, इसके बाद आपका 2017, 2018 और 2020 का करा देंगे। अगर आपको कंप्यूटर की क्लास लेनी है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, तो कंप्यूटर की भी, कंप्यूटर या फिर साइंस की, इन दोनों में पार्ट शुरू कर देंगे। चलिए।